Hello everyone, I am Atif Hassan. I hope you all are doing well. In today's class, we are going to discuss atoms and molecules. It's been a while that I have not uploaded any video. I think almost 7 months, but today I am back with atoms and molecules. We will discuss atoms and molecules in Hindi also. So let's begin the video. Now, first, I would like to tell you that Lavoisier is regarded as the father of modern chemistry. मतलब मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फादर थे वो यही थे, ठीक है। और इन्होंने ही लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन था वो 1774 में इन्होंने ही दिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और ये जो थे ना लवोसियर, ये फ्रेंच केमिस्ट थे, ठीक है। अब एटॉम्स होते क्या हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़। उन्होंने कहा था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, मैटर को अगर हम, जाहिर सी बात है, मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएंगे तो उसमें हमें एक स्मॉलर पार्टिकल मिलेगा। जब हम उस स्मॉलर पार्टिकल को भी डिवाइड करते रहेंगे तो यूनिकली, जाहिर सी बात है, यूनिकली हमें एक ऐसा यूनिट, एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे हम जहाँ वो फिर आगे फर्दर डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। जब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा तो वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? एटॉम कहलाई जाएगी। जैसे बॉडी में सेल्स होते हैं, वैसे ही मैटर, जैसे हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है, वैसे ही मैटर किस चीज़ से मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब इस स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए, इस स्टेटमेंट को सही ठहराने के लिए 3 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बनाए थे, ठीक है, जिनमें से कि हम एक को आज स्टडी करेंगे इस पार्ट में, अदरवाइज वीडियो विल गेट लॉन्ग, ठीक है। और जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो फर्दर डिवाइड हो ही नहीं सकते। एटॉम्स जो होता है, एटॉम का मतलब ये होता है एनीथिंग विच कैन नॉट डिवाइड फर्दर, जो आगे डिवाइड हो ही नहीं सकती है, ठीक है। और ये जो नाम जो दिया था एटॉम को, महर्षि कन्नड़ जो कि इंडियन फिलोसोफर थे, इन्होंने दिया था। महर्षि कन्नड़ ने परमाणु नाम दिया था, ठीक है। फिर जो जॉन डाल्टन थे, जो कि फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, फादर ऑफ मैटर ऑफ एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दी थी, ठीक है। तो उन्होंने परमाणु जो वर्ड था, वैसे तो परमाणु वर्ड का मतलब एटॉम था, लेकिन ये एटॉम वर्ड किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। फिर इसके बाद एक और इंडियन फिलोसोफर आए, आई थिंक ये केमिस्ट थे, जिनका नाम था पकूड़ा कतियायामा। इन्होंने एक फर्दर स्टेप लिया कि जो हमारे अराउंड में जो एटॉम होते हैं, ये जो है कंबाइनली एग्जिस्ट करते हैं, और जो कंबाइनली एग्जिस्ट मैटर करते हैं वो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर देते हैं, तो अलग अलग तरह के मैटर्स देते हैं। मैटर्स जो होते हैं वो कंबाइनली फॉर्म करते हैं। जो मैटर एग्जिस्ट करता है, जो एटॉम एग्जिस्ट करता है हमारे अराउंड में, वो कंबाइनली फॉर्म करता है, जो कि हमें मैटर बना के देता है। एटॉम जब कंबाइनली फॉर्म करता है तब जाके कोई एक चीज़ बनती है जो कि मैटर कहलाया जाता है, ठीक है। और जो कंबाइन फॉर्म ऑफ मैटर होती है उनको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। एटॉम्स जो होता है, जो मैटर होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जाहिर सी बात है, जो मैटर होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है? एटॉम की कंबाइन फॉर्म होती है ना। लिसन, एटॉम की जो कंबाइन फॉर्म होती है वो मॉलिक्यूल्स होती है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर मैटर बनाते हैं। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सेल होता है, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाता है? बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाता है। तो वैसे ही बहुत सारे एटॉम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं जिनका फंक्शन सेम होता है। फिर वो मॉलिक्यूल्स मिलकर मैटर बनाते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन वो टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं बायोलॉजी में। बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स जो होती है ना, ये जो मैटर की प्रॉपर्टी होती है, ये मॉलिक्यूल्स और एटॉम्स पर वेरी करती है। किसी के एटॉम की और मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी होगी, वही प्रॉपर्टी जो है मैटर की होगी। मैटर की जो प्रॉपर्टी डिसाइड करती है ना, वो उसके एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स डिसाइड करते हैं। जैसे गैस हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, प्लाज्मा हो गया, इन सब की ये मैटर ही तो है। इन सब की जो प्रॉपर्टी होगी कौन डिसाइड करेगा? इनके एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स डिसाइड करेंगे। अब इन सारे ऊपर के स्टेटमेंट को
सही करार करने के लिए, सही बताने के लिए यहाँ 3 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हाँ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बनाए, जो कि 3 थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका मतलब भी जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस एंड तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये जो लॉ है ये जो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के तीनों लॉ जो है ना, ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के डेवलपमेंट में इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इन तीनों लॉज ने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। अगर ये इन तीनों नहीं होते तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और यूज़लेस हो जाती। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, तब जाकर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे सामने आया है। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मास होता है, जो मैटर होता है ना, अगर हम किसी मैटर को हम किसी रिएक्टेंट्स को हम कंटेनर में रखते हैं, क्लोज कंटेनर में कर दें और फिर उनमें रिएक्शन करवाएं, तो जो मैटर होगा उसके अंदर, मैटर का जो मास होगा, वो मास कभी भी बदलेगा नहीं, उतना ही रहेगा। और इसको किसने दिया था? लेविजियर ने दिया था, जो कि फ्रेंच केमिस्ट थे 1774 में। देखिए आ गई ना, हम इस पॉइंट से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो मैटर होता है ना, वो केमिकल रिएक्शन में ना ही वो घटता है और ना ही वो बढ़ता है। ठीक है, ना ही वो ख़त्म होता है ना ही वो बढ़ता है। इसका ये मतलब है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मैटर होता है वो केमिकल रिएक्शन में ना ही तो ज़्यादा होता है। जैसे अगर 100 ग्राम, जैसे हम मैटर लेते हैं, किसी मैटर का मास 100 ग्राम है, ये हम आगे एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, द सब्सटेंस विच कंबाइन टुगेदर। और हाँ, जो सब्सटेंस होता है वो केमिकल रिएक्शन में जो केमिकली कंबाइन टुगेदर होता है, जो कंबाइन होता है केमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्ट करने वाला होता है, उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो न्यू सब्सटेंस रिएक्शन के बाद बनकर आता है, नया सब्सटेंस, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मास होता है प्रोडक्ट का, वो हमेशा रिएक्टेंट के मास से इक्वल होता है। वहाँ बिल्कुल भी मास में, मतलब द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके अकॉर्डिंग ये है, मैटर जो होता है, मैटर का जो मास होता है, वो कभी भी केमिकल रिएक्शन में नहीं बढ़ता है, नहीं घटता है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया और उसको डिकम्पोज़ किया। ठीक है, डिकम्पोज़ किया हीटिंग के थ्रू। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसके अंदर 56% कैल्शियम ऑक्साइड होती है और 44% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब हमने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, तो इसमें 56 ग्राम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड होगा, और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो कि 44% और 56% होगा। ठीक है, अब जो है इन दोनों को, अब इसको जलाने के बाद जब इसको हमने डिकम्पोज़ किया, हीटिंग के बाद केमिकल रिएक्शन करवाया, तो उसके बाद हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आया, इन दोनों का मास, ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट आए। कैल्शियम कार्बोनेट जो था क्या था? रिएक्टेंट था, क्योंकि हमने उसमें उसको रिएक्शन करवाया उसमें। उसके बाद जो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड आए, हीटिंग के बाद ही तो आए। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये प्रोडक्ट ही तो हैं। ये प्रोडक्ट हैं। अब इनका मास जो होगा ना, रिएक्टेंट के इक्वल होगा। प्रोडक्ट का मास इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू रिएक्टेंट का मास। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये देख लीजिए, जैसे 56 ग्राम आया कैल्शियम ऑक्साइड का निकल के, जो कि 56% था। कैल्शियम कार्बोनेट में मैंने पहले बताया, कैल्शियम कार्बोनेट में 56% कैल्शियम ऑक्साइड होती है, 44% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम थी और कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम थी, जो कि प्रोडक्ट का अगर हम सम करें तो 100 ग्राम होगा। अब 100 ग्राम होगा, अब जो रिएक्टेंट का जो सम है वो भी 100 ग्राम है, तो इक्वल आ रहा है या नहीं? तो यही था इस वीडियो में। अब अगली वीडियो में हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।